तो चैप्टर 6 का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बिजनेस लाइफ साइकिल के बारे में अपन स्टडी करेंगे। अभी मैंने जो कल की क्लास में बताया था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर ओवरऑल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी बिजनेस का लाइफ साइकिल क्या होता है? पहले होता है पायोनियर स्टेज, जहां पे धीरे से ग्रोथ करती है। फिर होता है ग्रोथ स्टेज, ग्रोथ के बाद मैच्योरिटी आ जाती है, ग्रोथ नहीं मिलती है। फिर वो कुछ री इन्वेंट करते हैं या रिवाइवल आता है, कुछ नई चीजें आती है, तो या तो और ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं या तो वहां से डिक्लाइनिंग स्टेज शुरू हो जाता है। ये 4 स्टेज मेन होते हैं: पायोनियर, ग्रोथ, मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के आके जो फोर्थ स्टेज होता है उसमें या तो और ज्यादा री इन्वेंशन होता है या तो डिक्लाइन फेस आता है। ठीक है। तो पायोनियर स्टेज क्या होता है? पायोनियर स्टेज में कंपनी जस्ट शेप ली है, यानी कि केवल उसने स्टार्ट किया है, लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया है। जो कंपनी का बिजनेस कॉन्सेप्ट है उसको प्रूव करना है, या अभी जस्ट उसने प्रूव किया है। जैसे जोमेटो आज के डेट में बोलते हैं ग्रोथ स्टेज में, लेकिन एक समय था कि जब उसके कॉन्सेप्ट को लोगों ने अप्रूव नहीं किया था। पेटीएम, वो एक पायोनियर स्टेज था। ठीक है, आज वो ग्रोथ में है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ये मैं बता रहा हूं। फिर होता है ग्रोथ। इसमें जो कॉन्सेप्ट है फाउंड वायबल, नए कस्टमर स्टार्ट स्टार्ट एडॉप्टिंग द न्यू प्रोडक्ट। तो जोमेटो को वाइडली लोगों ने यूज किया, पेटीएम को भी वाइडली लोगों ने यूज किया, तो आज के डेट में वो ग्रोथ स्टेज में है। ज्यादा से ज्यादा लोग प्रोडक्ट को एडॉप्ट कर रहे हैं और इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। मैच्योर स्टेज में क्या होता है? इंडस्ट्री एग्जिस्ट फॉर लॉन्ग, यानी बहुत दिनों से कंपनी है। मोस्ट कस्टमर हु कैन यूज द प्रोडक्ट आर ऑलरेडी यूजिंग इट। नए कस्टमर उनको मिल नहीं रहे हैं या तो बहुत कम मिल रहे हैं। डिक्लाइनिंग स्टेज में क्या होता है? चेंज इन कस्टमर प्रेफरेंस, या तो कस्टमर ने अपनी प्रेफरेंस चेंज कर दी है, न्यू टेक्नोलॉजी ने रिप्लेस कर दिया है इंडस्ट्री के प्रोडक्ट को। ठीक है। री इन्वेंशन है रिवाइवल, उसमें क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोड्यूस कर रही है उसका न्यू यूज उन्होंने प्राप्त कर लिया है, उसके डिफरेंट एप्लीकेशन है, एक न्यू साइकिल वहां से स्टार्ट हो रही है। ठीक है। जैसे एग्जांपल अगर देखा जाए तो कॉल टैक्सी एक इंडस्ट्री थी। लोग फोन करते थे, एक नंबर पे टैक्सी आ जाती थी। कॉल टैक्सी इंडिया में कब स्टार्ट हुई थी? एंड ऑफ 20th सेंचुरी और अर्ली पार्ट ऑफ 21st सेंचुरी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीफोन यूज कर रहे थे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोग टेलीफोन यूज कर रहे थे, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही थी, बहुत अच्छी ग्रोथ मिली ओवर द नेक्स्ट डिसेड 10 साल। फिर लोगों ने ऐप बेस्ड टैक्सी एग्रीगेटर उसको यूज करना शुरू कर दिया, जिससे कॉल टैक्सी पूरी तरीके से खत्म हो गई। आज के डेट में ऐप बेस्ड टैक्सी आती है, उसमें ओला और उबर बहुत बड़ी पोजीशन में है। एवरी इंडस्ट्री गोज थ्रू द साइकिल एंड टर्न कॉज सिग्निफिकेंट डिस्प्लेसमेंट इन इकोनॉमी। लेबर फोर्स वर्किंग इन वन इंडस्ट्री, एक जो लेबर फोर्स क्या होता है, एक इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, वो रीस्किल करते हैं खुद को और न्यू इंडस्ट्री में अपनी जगह बना लेते हैं। ठीक है। या अगर रीस्किल नहीं कर पाते तो आउट ऑफ वर्क फोर्स हो जाते हैं, उनको नई नौकरियां नहीं मिलती हैं। सेक्युलर ट्रेंड कैन बी ट्रेस टू बिजनेस लाइफ साइकिल ऑल्सो। देयर आर अदर डिसरप्टर दैट कैन अफेक्ट द सेक्युलर ट्रेंड। जैसे एग्जाम्पल अपन ने देखा था हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, जिसके कारण एक्सप्लोरेशन ऑफ सेल गैस।
ठीक है, उससे क्या हुआ, जो लॉन्ग टर्म डिक्लाइन हुआ क्रूड ऑयल प्राइस में, आपने टेक्नोलॉजी से उस प्रोडक्ट को डिस्प्लेसमेंट नहीं किया, लेकिन आपने न्यू टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट की उससे क्रूड ऑयल का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन आपने किया, जिससे प्रोडक्शन ज्यादा हुआ तो सप्लाई ज्यादा हुई, डिमांड कम हो गई। ठीक है, सप्लाई बढ़ गई। एनालिसिस करना और अंडरस्टैंड सेक्युलर ट्रेंड, उससे आपको बहुत हेल्प मिलती है एक रिसर्च एनालिस्ट को। आप लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी को बिजनेस का देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखना है तो आपको सिक्लिकल ट्रेंड में फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इंडस्ट्री लैंडस्केपिंग इन्वॉल्व स्टडी इन ऑल प्लेयर इन इंडस्ट्री और देयर इंटरएक्शन विथ ईच अदर। ठीक है, तो इंडस्ट्री का लैंडस्केप जानना है तो आपको कॉम्पिटिटर, कस्टमर, सप्लायर, रेगुलेटर, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये सब चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा। ठीक है, जैसे आपको स्टडी करना पड़ेगा डिफरेंट फैक्टर बिटवीन वेरियस कॉम्पिटिटर एंड कस्टमर प्रेफरेंस। ठीक है, इसके लिए आपको पांच चार मॉडल इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री लैंडस्केपिंग को जानने के लिए। कॉम्प्रिहेंसिव बहुत अच्छी स्टडी है। एक है माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल, पेस्टल एनालिसिस, बीसीजी मैट्रिक्स और एससीपी एनालिसिस। ये चारों इतने इंपॉर्टेंट है कि यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो माइकल पोर्टर 5 फोर्स मॉडल फॉर इंडस्ट्री एनालिसिस, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि माइकल पोर्टर ने 1979 में ये 5 फोर्स मॉडल डेवलप किया था। ठीक है, इसमें क्या चीजें हैं इसको देखते हैं। इस मॉडल के अनुसार इंडस्ट्री में 5 ब्रॉड पैरामीटर होते हैं। ठीक है, और जो 5 फोर्स होते हैं वो डिवाइड होते हैं 2 वर्टिकल वे और 3 हॉरिजॉन्टल। इसको ध्यान से देखिएगा, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन आता है। हॉरिजॉन्टल फोर्स में क्या होता है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट और थ्रेट ऑफ स्टेबलाइज राइवल्स। वर्टिकल में आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर एंड कस्टमर। ठीक है, तो पहले अपन वर्टिकल फोर्स देखते हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर, दैट बिलो पिक्चर कैप्चर। ठीक है, ये इंडस्ट्रियल राइवली हो गई। बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर और बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर। ठीक है, थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट और थ्रेट ऑफ स्टेबलाइज राइवल्स। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि सम इंडस्ट्री हैव स्ट्रक्चर वेयर दिस फोर्स मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर बिजनेस टू अर्न सिग्निफिकेंट प्रॉफिट फॉर द ऑनर, है जिसमें आपको प्रॉफिट बनाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, जैसे एविएशन, टेलीकॉम, रिटेल, टेक्सटाइल, शुगर एंड पावर, जिसमें प्रॉफिट लो होता है। ठीक है, सच सेक्टर आर टर्म आर अनअट्रैक्टिव वन बाई मॉडल फ्रॉम ऑनर परस्पेक्टिव। ऑनर के परस्पेक्टिव से यह अनअट्रैक्टिव है, लेकिन इंडस्ट्री लाइक एजुकेशन, एफएमसीजी, हेल्थ केयर और आईटी, इसमें मार्जिन बहुत होती है, लॉन्ग पीरियड में आप इसमें बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं, तो ये अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इंडस्ट्री राइवली क्या होती है। लड़ाइयाँ, इंडस्ट्री, एविएशन और टेलीकॉम बहुत लड़ाई होती है एक दूसरे से, प्राइसिंग पावर को लेकर, लो प्राइस मिलता है। टेलीकॉम में भी बहुत लोग लोग बहुत कम पैसे में लोग काम करते हैं। ठीक है, टेलीकॉम, एविएशन, देखते हैं छोटी छोटी चीजों में आज का किराया इतना कम है, कल इतना कम रहेगा, ऐसा इतना अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर्स को। Innovation in product and customer service and engagement initiative become essence in such a industry.
जैसे स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स है, जिसके पास डीप पॉकेट है, बहुत पैसा है, जैसे रिलायंस, बहुत पैसा है, टेलीकॉम में है, सरवाइव कर रहे हैं। ठीक है। वही आज कोई नई कंपनी आना चाहे तो टेलीकॉम में आने का सोच भी नहीं सकते वो। ठीक है। वो जिनके पास डीप पॉकेट होता है वो डंप करते हैं प्रोडक्ट्स को, सर्विस को एट प्राइस लोअर देन कॉस्ट टू ड्राइव अदर। वो सस्ते में प्रोडक्ट को डंप करते हैं, सर्विस को सस्ते में प्रोवाइड करते हैं कि अदर्स, जो छोटे प्लेयर हैं या अदर्स प्लेयर हैं, वो इंडस्ट्री से आउट हो जाएं। कोई भी प्लेयर बड़े लंबे समय तक लॉस को सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन जो डीप पॉकेट है वो सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। जैसे इंटेंसिटी ऑफ राइवलरी कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग सिंपल इंडस्ट्री। ठीक है। ये हाई होगी अगर बहुत सारी कंपनी एग्जिस्ट करती है बिजनेस में, सिमिलर प्रोडक्ट और सर्विस दे रहे हैं पार्टिसिपेंट को, लेकिन उसमें कोई चेंज और डिफरेंशिएशन नहीं है। जैसे मोबाइल फोन, सबकी क्वालिटी एक ही है, सब बढ़िया कैमरा दे रहे हैं। ठीक है। तो मोबाइल में भी बहुत कंपटीशन है। सब एवरी इंडस्ट्री पार्टिसिपेट ट्राई टू अट्रैक्ट कस्टमर विथ सिमिलर स्ट्रेटजी, जैसे लोअर प्राइस और लॉन्गर क्रेडिट, या तो आपको लोअर प्राइस दे दिया या उधार दे दिया लंबे समय के लिए। स्विचिंग कॉस्ट फॉर कस्टमर फ्रॉम वन प्रोडक्ट सर्विस टू अनदर इज लो और नील। जैसे आपको एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में स्विच करना है तो उसका, जैसे मोबाइल का सिम है, आपको जियो से एयरटेल या एयरटेल से आइडिया में जाना है तो उसमें आपको स्विचिंग कॉस्ट बहुत कम है, सर्विस कॉस्ट भी कम है। तो ऐसी इंडस्ट्री में बहुत जल्दी लोग चेंज कर जाते हैं प्रोडक्ट्स को। अगर इंडस्ट्री में लड़ाइयाँ स्ट्रांग है तो पहली चीज रेवेन्यू लो होगी, लो रेवेन्यू कई बार, और प्रॉफिटेबिलिटी भी बहुत कम होगी। टेलीकॉम इंडस्ट्री मैंने बताया आपको कितने सारे कॉम्पिटिटिव प्लान देती है कि उनको मार्केट शेयर मिलते रहे। ठीक है। हायर प्रीपेड कंपोनेंट इन द रेवेन्यू ऑफ ऑल टेलीकॉम प्लेयर मीन दैट प्राइस सेंसिटिव सब्सक्राइबर वुड इसलिए माइग्रेट टू लोअर प्राइस। ठीक है। ये होता है सबसे बड़ा इंडस्ट्री ड्राइवर। ठीक है। ऐसे में कौन सी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा खासा रिटर्न डिलीवर कर सकती है? ठीक है। एग्रेसिव इनोवेशन इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली, नया कुछ इनोवेट कर रहे हो क्या आप उसके ऊपर। बेटर एंड इफिशिएंट ऑपरेशन रिजल्ट इन लेस वर्किंग कैपिटल, फास्टर टर्न अराउंड टाइम, लेसर कॉस्ट फॉर कैपिटल आर सम ऑफ द थिंग विच द कंपनी हैज टू डू इंटरनली। एक्सटर्नली क्या करना है आपको? डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च करना है, क्रिएट और अपना ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे जियो धन धनाधन चलता है ना एक ऐड, अभी जैसे आईपीएल आएगा तो जियो का ऐड आते रहता है, तो अपना ब्रांड को स्ट्रॉन्ग करना है। आईफोन भी वही करती है, सॉरी, एयरटेल भी वही करता है, ज्यादा से ज्यादा ऐड में खर्चा करते हैं कि हमारा ब्रांड स्ट्रॉन्ग रहे। आपकी पोजीशन प्रोडक्ट और सर्विस में यूनिक होनी चाहिए। ठीक है। ये भी एक है। जैसे एक एग्जांपल, माइक्रोमैक्स एक सेल्यूलर डिवाइस कंपनी थी, उसने जस्ट 3 इयर्स में 10% मार्केट शेयर मोबाइल फोन का उसने कैप्चर कर लिया था, मोबाइल फोन के मार्केट का। ठीक है। और बहुत ही सस्ते में बहुत अच्छे फीचर्स दे रही थी। ये बात अलग है कि आज के डेट में खत्म हो गई कंपनी, लेकिन ये भी एक कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती है। ठीक है। फिर होता है थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, यानी कि आपको डर लगा रहेगा कि इसका नया सब्सटीट्यूट तो ना आ जाए। जैसे आज के डेट में जियो और एयरटेल को या टेलीकॉम इंडस्ट्री को किसका डर है सबसे ज्यादा, आप बताइए। अगर आप अभी के डेट में अपडेट हैं तो आपको पता होगा इसका आंसर। बताइए, आंसर दीजिए।
जियो और एयरटेल को सबसे बड़ा खतरा आज के समय में स्टार लिंक्स दे रहा है, टेस्ला। ठीक है, मस्क की कंपनी, एलोन मस्क की। वो सैटेलाइट से ही कितना 90 to 100 टाइम फास्टर इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले। तो ये सब्स्टिट्यूट आ गया, यानी कि आप मार्केट से खत्म हो गए। टेलीग्राम, शुरू में अपन मैसेज करते थे तो शुरू में टेलीग्राम यूज करते थे, टेलीग्राम ऐप नहीं। टेलीग्राम आया है, टेलीग्राम आया, एक बोलते थे ना छोटा सा मैसेज लोगों को पेपर में रिसीव होता था। आज के डेट में वो एग्जिस्ट नहीं करता है। एसएमएस आ गया तो टेलीग्राम खत्म हो गया। टेल एसएमएस को खत्म कर दिया व्हाट्सएप ने। ठीक है, सीमेंट पाइप इंडस्ट्री को खत्म कर दिया स्टील और प्लास्टिक पाइप्स ने। टाइपराइटर को सब्स्टिट्यूट कर दिया कंप्यूटर, आईपॉड और मोबाइल ने। रेडियो और टू इन वन एक आता था पहले, उसको भी खत्म कर दिया मोबाइल फोन ने। डिजिटल फोटोग्राफी को पूरी तरीके से ने डिजिटल फोटोग्राफी ने पूरी तरीके से फिल्म बेस्ड मॉडल जो कोडक का था उसको खत्म कर दिया। डिजिटल कैमरा इन्वेंट किया गया था कोडक इंजीनियर द्वारा। ठीक है, लेकिन कंपनी ने उसमें मूव नहीं किया, नए इनोवेशन होते रहे। आज के डेट में डिजिटल कैमरा जो स्टार्टिंग लेवल्स के हैं, उसको खत्म किसने कर दिया? मोबाइल फोन ने। सम इंडस्ट्री इंडस्ट्री में बने हुए हैं। ठीक है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम फॉलोइंग टू सिंपल इंडस्ट्री। पहला होता है सब्स्टिट्यूट ऑफर कर रहा है इक्वल और बेटर एक्सपीरियंस टू क्वालिटी, प्राइस और वहां पे बायर बार्गेनिंग कर सकता है। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, जैसे गवर्नमेंट एज अ बायर ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस कैन इन्फ्लुएंस द बार्गेनिंग पावर। अगर गवर्नमेंट बायर है तो वो इन्फ्लुएंस कर सकती है। तो आपको सैमसंग, ओप्पो और भी बहुत, पोको, वन प्लस, सबके प्राइस सिमिलर मिलेंगे आसपास ही, और सबके प्रोडक्ट सेम रहते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। तो वो आप प्रेशर बना सकते हो कि मुझे कितना डिस्काउंट मिलेगा या और क्या फैसिलिटी आप दे सकते हैं। प्रोडक्ट सर्विस अगर स्टैंडर्ड की है, उसमें डिफरेंस नहीं है, तो आप भी और ज्यादा अच्छी बाइंग कर सकते हो। और जो प्रोडक्ट आप खरीदने गए हो या सर्विस, वो उसका सब्स्टिट्यूट आपको इजीली अवेलेबल है, तो आप तुरंत खरीद सकते हो। ठीक है, तो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर हुआ। फिर होता है बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर्स। जैसे एक कस्टमर है, अगर वो हॉस्पिटल जाए या स्कूल, वहां वो बार्गेनिंग नहीं कर सकते। एक समय कस्टमर या कंज्यूमर सब्जी बाजार या फल के वेंडर से आप बार्गेनिंग कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट केस में बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर इज एब्सोल्यूट, बहुत स्ट्रांग है, आप हॉस्पिटल में नहीं कर सकते, स्कूल में नहीं कर सकते। लेकिन जो सब्जी और फ्रूट वाले हैं, उनके पास आप बार्गेनिंग पावर का बहुत अच्छा यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट को
शुगर इंडस्ट्री एक एग्जांपल है। ये टोटली डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट क्या प्राइस तय करने वाली है, यानी कि गवर्नमेंट के पास है बार्गेनिंग पावर, शुगर इंडस्ट्री के पास नहीं है। तो उसके अनुसार शुगर केन या जो गन्ने के किसान होते हैं वो नजर रहते हैं कि भैया क्या करने वाली है गवर्नमेंट। तो इनपुट कॉस्ट ऑफ द रॉ मटेरियल डिपेंड अपॉन प्राइस द सप्लायर डिमांड। आपको जो प्राइस गवर्नमेंट देगी उसी के अनुसार आपका कॉस्ट डिटरमाइन होगा। जैसे एक पेट्रोल कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये डिसाइड करती है कि हमको आउटपुट कितना रखना है क्रूड ऑयल का और प्राइस लेवल को कैसे मेंटेन करना है। तो यहाँ पे सप्लायर के पास है पावर, हम और आप कुछ नहीं कर सकते। ओपेक चाहे तो वो प्राइस जितना सप्लाई बढ़ा देगी उतना क्रूड ऑयल का प्राइस कम होगा, सप्लाई को अगर उन्होंने कम किया तो डिमांड हाई हो जाएगा। ठीक है। अब बार्गेनिंग पावर सप्लायर को क्यों मिलता है? क्योंकि सप्लायर लिमिटेड है, बायर बहुत सारे हैं। ठीक है। सप्लायर सप्लाई सम क्रिटिकल इनपुट, बहुत इंपॉर्टेंट इनपुट है क्रूड ऑयल। ठीक है, या एजुकेशन या हॉस्पिटल। ठीक है। कंपटीशन इंटेंसिटी बहुत कम है। ठीक है। इज लो विथ डिफरेंशिएशन इन प्रोडक्ट एंड सर्विस। इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं आया है अभी तक। स्विचिंग कॉस्ट ऑफ कस्टमर इज हाई। आप अगर क्रूड ऑयल नहीं यूज करना चाहते तो आप इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदेंगे जो आपकी आज के डेट में कॉस्टली आती। आज मेरे एक दोस्त ने इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा, उसका प्राइस था 1,90,000, स्कूटी था 1,90,000। वही अगर पेट्रोल का खरीदने जाएंगे तो 1 लाख या 1,10,000 में वो गाड़ी आ जाती है। ठीक है। तो 80,000 का डिफरेंस है यहाँ। तो कस्टमर आप स्विच करोगे तो कॉस्ट हाई पड़ेगा और आपको जो पुरानी गाड़ी है उसको भी यानी कि सेल करना पड़ेगा। और बैरियर ऑफ एंट्री, जहां पे सबसे ज्यादा एंट्री बैरियर होंगे, जहां पे जितना लाइसेंस, कॉम्पिटिटिव स्किल, कैपिटल यानी ऑयल एंड गैस, डिस्ट्रीब्यूशन रीच, बैंकिंग एंड फाइनेंस, लॉयल्टी ऑफ कस्टमर जैसे टूथपेस्ट, कॉफी मार्केट। तो यहाँ पे जितनी ज्यादा एंट्री होगी, जितना ज्यादा ब्रांड आपका स्ट्रांग होगा, आप नए प्लेयर एंट्री लेने की सोच भी नहीं सकते। ठीक है। ये आता है, यहां से कई बार क्वेश्चन आता है। लॉट ऑफ लाइसेंस रिक्वायर होते हैं। वो ऑयल पेट्रोल आप का अगर लाइसेंस लेने जाएंगे, ऑयल एंड गैस का बहुत सारा लाइसेंस लगता है। पेटेंट और कॉपीराइट बहुत सारे होते हैं। तो न्यू एंट्रेंट आसानी से एंट्री नहीं ले सकते। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नहीं है आपके पास, स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, स्पेशलाइज एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी है, कस्टमर की लॉयल्टी है प्रोडक्ट के साथ। तो ये सब होने के बाद आप एंट्री नहीं ले सकते, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। बेस्ड ऑन अबो अट्रैक्टिव इंडस्ट्री फ्रॉम शेयर होल्डर परस्पेक्टिव, वन दैट हैज नो वन और मोर द फॉलोइंग। कंपटीशन लो है, ज्यादा कंपटीशन नहीं है, हाई बैरियर टू एंट्री है, वीकर सप्लाई बार्गेनिंग मॉडल, वीक बायर बार्गेनिंग पावर, फ्यू सब्स्टिट्यूट। तो यहाँ पे शेयर होल्डर के लिए बहुत अट्रैक्टिव होता है वो बिजनेस। ठीक है। क्लियर सर यहाँ तक? ठीक है। और अगर आपके पास प्राइसिंग पावर हाई है तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी हाई होगा और अट्रैक्ट करेगा इन्वेस्टर्स को। जैसे एजुकेशन इज अ इंडस्ट्री इन इंडिया वेयर इज अ एम्पल डिमांड, बहुत ज्यादा डिमांड है एजुकेशन की। बार्गेनिंग पावर बहुत कम है स्टूडेंट्स के पास। ठीक है। आपको जो फीस वो उन्हें कह दिया 1 लाख देना है तो देना है, बार्गेनिंग कर ही नहीं सकते। और आपको अगर कोई इंस्टीट्यूट खोलना है एजुकेशन, तो आपको बहुत सारी परमिशन लगेगी क्वालिटी इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। ठीक है। टीचिंग स्टाफ चाहिए जिनको आपको सैलरी देना पड़ेगा। और सैलरी मैनेजमेंट डिसाइड करती, तो सैलरी ज्यादा देना नहीं पड़ता क्योंकि वीक सप्लायर बार्गेनिंग पावर है। आप ज्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकते एज अ टीचिंग स्टाफ, जो प्राइवेट ने तय कर दिया उतना ही देना है।
तो एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ही अट्रैक्टिव इंडस्ट्री होती है, ठीक है। यहां तक क्लियर सर। फिर होता है पेस्टल मॉडल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड इन्वायरमेंटल एनालिसिस। पेस्टल, पेस्टल नाम नहीं है, PESTLE उसका फुल फॉर्म है, ठीक है। अगर इसमें इथिक्स और डेमोग्राफी को भी अगर ऐड कर दिया जाए तो इसका एक्रोनिम जो हो जाता है, स्टीपल्ड हो जाता है, ठीक है। तो पहला होता है पॉलिटिकल फैक्टर, जहां पे ज्यादा नेतागिरी होती है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहां पे आपको बहुत दिक्कत जाएगी। जैसे कम्युनिस्ट कंट्री वुड हैव सोशल ऑब्जेक्टिव, जहां पे कम्युनिस्ट है तो उनका सोशल ऑब्जेक्टिव होता है। तो एनीथिंग एल्स वाइल कैपिटलिस्ट वन वुड नॉट नेसेसरी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेलफेयर। तो जहां वेलफेयर नहीं होगा तो कैपिटलिस्ट इतनी आसानी से एंट्री नहीं ले सकते, ठीक है। स्टेबिलिटी इन लेजिस्लेशन होना चाहिए, लेजिस्लेशन पॉलिसी मिनिमम करप्शन होना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी अच्छी होनी चाहिए, कम्युनल टेंशन नहीं होना चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, प्रेस को फ्रीडम होनी चाहिए, इजी ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, क्विक टर्न अराउंड टाइम होना चाहिए जिससे इन्वेस्टर तुरंत आपके कंट्री में एंट्री ले सके, पब्लिक फाइनेंस हेल्दी होना चाहिए, फिस्कल पॉलिसी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ही इकोनॉमिक फैक्टर्स जो अपन ने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, जीडीपी अच्छी ग्रोथ होना चाहिए, कंट्रीब्यूटर होना चाहिए, इन्फ्लेशन लो होना चाहिए, इंटरेस्ट रेट सही शॉर्ट होना चाहिए, कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अच्छा होना चाहिए, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी होना चाहिए, स्टेबल मॉनेटरी एंड फिजिकल सिचुएशन होना चाहिए, फिनेंशियल मार्केट वेल डेवलप होना चाहिए, टैक्सेशन, ठीक है। ये इकोनॉमिक फैक्टर में आ गए। इंडिया ने अपना वर्स्ट और बेस्ट फेज देखा है इकोनॉमी में लास्ट 3 डिसेट्स में, ठीक है। कंट्री का डिपेंडेंसी कैसा है इकोनॉमिक फैक्टर में, मॉनेटरी पॉलिसी कैसी है सेंट्रल बैंक की, फॉरेक्स रिजर्व कैसा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन कैसी है, ठीक है। सोशियो कल्चर्स, स्किल कैसा है, हेल्थ कैसी है, एज कैसा है, सोशल वैल्यू कितनी है, लाइफस्टाइल कैसा है, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन तो नहीं है ज्यादा, ठीक है। जैसे हमारे देश की पॉपुलेशन यंग है कंपेरिजन टू जापान जहां पे एजिंग पॉपुलेशन। तो चेंज इन कल्चर, देर इज चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज वेल, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ न्यूक्लियर फैमिली है जहाँ वर्किंग स्पॉज इन मेट्रो सिटी इन इंडिया हैज बीन इंक्रीज डिमांड फॉर डे केयर फैसिलिटी, पैकेट फूड, होटल चेन। तो ये सब चीजें भी देखते हैं। और यंग जनरेशन को प्रेशर कितना है कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी है, डायबिटीज, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सब तो नहीं है। तो ये सब सोशो कल्चर्स में देखा जाता है। फिर टेक्नोलॉजी फैक्टर्स में क्या देखा जाता है कि जो यूथ है वो कितना टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बिजनेस और सोसाइटी में, ठीक है। साइंटिफिक टेम्पर अमंग स्टूडेंट लीड टू एवरी टेक्नोलॉजी इवॉल्विंग सोसाइटी। जो कंट्री R&D एक्टिविटी में फ्रंट फ्रंट में है टेक्नोलॉजी में, ठीक है, या टेक्नोलॉजी से भी पॉपुलेशन है, इंस्टीट्यूशन ड्राइविंग टेक्नोलॉजी बेस्ड इनिशिएटिव है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऐसे देश ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं इन्वेस्टर्स को, ठीक है। फिर लीगल फैक्टर्स कैसा है, लीगल आर्किटेक्ट ऑफ कंट्री कैसा है, एबिलिटी ऑफ लीगल सिस्टम, सपोर्ट और प्रोटेक्शन बिजनेस को कैसा मिल रहा है, कंसिस्टेंसी लीगल एस्पेक्ट कैसी है, नो आर्बिट्ररी तो नहीं है, चेंज गिवन कंफर्ट टू द बिजनेस और इन्वेस्टर बोथ। जैसे इंडिया में रिसेंटली क्या हुआ था, वोडाफोन का रिट्रो रिस्पेक्टिव टैक्स कैसा आया था जिससे उनका लाइसेंस कैंसल हो गया एंड मिनिमम माइनिंग लाइसेंस। तो उससे बहुत ज्यादा डिसकंफर्ट हुआ इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को, ठीक है, वोडाफोन के केस में। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लीगल इन्वायरमेंट में, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट कैसा है, प्रदूषण, डेवलपिंग नेशन आर जनरली बाउंड टू एमिट environmental harming gas in the atmosphere. Country awareness of environmental issue and political relating to pollution control कैसा है, वेस्ट डिस्पोजल कैसा है, माइनिंग एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल फ्लोरा एंड फोला कैसा है, रिहेबिलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लोकल रेसिडेंट कैसा है कि आपने
लोकल को डिस्प्लेस किया, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह उनको शिफ्ट किया, तो ठीक है। ऑपरेशनल और लीगल इशू कैसा है फ्यूचर में, ठीक है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपको लीगल और ऑपरेशनल इशू फेस करना पड़ रहा है, तो आपका पैसा, मनी और रिसोर्स तीनों बर्बाद होगा। तो इन्वेस्टर चाहता है कि क्लियर पॉलिसी गवर्नमेंट की रहे, ठीक है। गवर्नमेंट ने बहुत पुश किया इंडिया के लिए, अपने देश के लिए, कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए, लेकिन इन्वायरमेंट इशू आर क्रीपिंग अप, ठीक है। इसके कारण इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा डर रहता है ना। तो नॉट ऑल द फैक्टर रिफर टू द अबोव अफेक्ट ऑल कंपनी इक्वली, ठीक है। सभी को इवेल्युएट करना पड़ता है एज अ रिसर्च एनालिस्ट, ठीक है। क्लियर सर यहां तक? ओके, आगे बढ़े सर। अब ये बॉस्टन काउंस कंसल्टिंग ग्रुप एनालिसिस है, बहुत इजी है, यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसमें चार टाइप के होते हैं: स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग, ठीक है। स्टार कौन होते हैं? स्टार, these are the segment where market is growing rapidly and company is having a large market share। तो ऐसी कंपनी बिजनेस भी ग्रो कर रहा है और कंपनी के पास मार्केट शेयर भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। दिस सेगमेंट जनरेट इंक्रीजिंग कैश फॉर बिजनेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। जैसे सेरा सैनिटरी वेयर है, वो स्टार का एग्जांपल है, जिसके पास मार्केट शेयर भी हाई है, ग्रोथ भी अच्छा है और कैश भी बहुत है, ठीक है। फिर होता है कैश काउ। ऐसी कंपनीज जो अपना, उनको कैश ज्यादा जरूरत नहीं है, रिक्वायर लोअर कैश कैश इन्फ्यूजन फॉर इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन मार्केट शेयर, क्योंकि लो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट बट एट द सेम टाइम आपको अच्छा के बिजनेस में है। वो कैश काउ का बहुत अच्छा एग्जांपल है, क्योंकि इनका जो ग्रोथ है वो प्रेडिक्टेबल है ईयर वाइज और स्टडी है, यानी कि ना से इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि नई बुक की डिमांड बढ़ जाती है। वैसी कोलगेट, कोलगेट भी कैश काउ का एग्जांपल के साथ। फिर होता है क्वेश्चन मार्क। मार्केट तो ग्रोथ कर रहा है, फास्ट ग्रोइंग मार्केट है, लेकिन आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, आपके पास मार्केट शेयर लो है। द राइट स्ट्रेटजी एंड इन्वेस्टमेंट कैन हेल्प द मार्केट शेयर ऑफ बिजनेस ग्रो, ठीक है। आपकी स्ट्रेटजी सही नहीं है, ठीक है, इसलिए आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है। दे ऑल्सो रन द रिस्क ऑफ कंज्यूमिंग कैश इन प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग मार्केट शेयर, इन द एंड टर्निंग आउट टू बी नॉट इनफ कैश जनरेटिंग। आपने कैश तो बहुत ज्यादा खर्चा किया, लेकिन आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। जैसे टाटा नैनो एग्जाम्पल है क्वेश्चन मार्क का, जो सक्सीड नहीं हुआ, क्योंकि स्मॉल कार सेगमेंट का मार्केट तो ग्रो किया, लेकिन टाटा नैनो ग्रो नहीं कर पाया। लेकिन बजाज पल्सर क्वेश्चन मार्क प्रोडक्ट का सक्सेसफुल एग्जांपल है, क्योंकि बजाज पल्सर ने उस मार्केट, फास्ट ग्रोइंग मार्केट में मार्केट लीडर बन के उतरा, ठीक है। फिर होता है डॉग, ठीक है, जिसमें लो ग्रोथ है, स्लो लो ग्रोथ और इंटेंसिव कॉम्पिटिटिव डायनेमिक, जिसमें आपको कैश भी जनरेट नहीं हो रहा है, लो ग्रोथ और लो कैश जनरेशन, ठीक है। यहां तक क्लियर सर? ये चारों में से आता ही आता है क्वेश्चन। फिर होता है एससीपी एनालिसिस।
इसको अपन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आज बताया और जो प्रीवियस क्लास में जो हुआ था। आपके पास समय भी है,